आवाज सबको आ रही है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और 8 बज चुके हैं। आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज भी है, अच्छी बात भी है। गुड न्यूज ये है कि कल मैं आपकी दोपहर में 3 बजे भी एक क्लास लेने वाला हूं और उस 3 बजे वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिगेशन। क्या पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्तों? एलिगेशन। और मैं केवल उसी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और वो भी बेसिक से। ठीक है, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को आना है अगर ये टॉपिक क्लियर करना है तो। अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 3 PM कल दोपहर अन अकेडमी पर ही होगा ये एलिगेशन का सेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो प्लीज बी फोकस और बी ऑन टाइम। टाइम पर रहिएगा और फोकस्ड रहिएगा क्योंकि ये मैं बता चुका हूं होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करना चाहें आप लोगों से तो डेली आपको रात को 8 बजे ये सेशन मिलता है जो सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। की पॉइंट आपको पता है। अगर कई विद्यार्थी मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में मेरा ही सब्जेक्ट नहीं होता, जीके भी होता है, इंग्लिश भी होता है, रीजनिंग भी होता है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मेरा फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको अन्य सभी बैच भी मिल जाएंगे। सारे बैच आपको मिल जाने वाले हैं। मेरा फाउंडेशन कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे सभी की तैयारी आप मेरे 5 बजे वाले कोर्स से कर सकते हो। अच्छा पढ़ना जरूरी है डियर। पता है समय निकल जाता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम इज वैल्यूएबल, है ना? प्रीसियस, प्राइसलेस, बहुत सारी चीजें। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर आप साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर मेरे साथ जुड़ जाना। ठीक है ना डियर? चलिए, और संडे को और अन्य किसी भी कैटेगरी में भी आप साहिल 10 लगा सकते हो। अगर आप मेरे साथ मेरे कोड लगाकर एसएससी कॉम्बैट देते हो तो संडे को पेपर होता है, दे लीजिएगा। हर संडे पेपर होता है 12 बजे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जवाब दे दे। एलिगेशन होगा 3 बजे का। हाँ, ये हर चीज के लिए जरूरी है क्लास, है ना? बहुत बढ़िया। चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार में ए बी सी को कुछ वोट मिले, तो मैंने मान लिया 3 उम्मीदवार कौन कौन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बोला जा रहा है सर ए के वोटों की संख्या 500 से बढ़ जाती है और ए को अकेले बी को मिले वोटों की संख्या से संख्या के दुगना वोट मिल जाते हैं। बी को 700 मिले। मैंने कह दिया कि भाई बी को 700 वोट मिले हैं मान लो, तो सभी 3 उम्मीदवारों को 1700 मिले हैं, यानी कि तीनों को मिलाकर 1700 मिले हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या ए प्लस सी को कितने वोट मिले होंगे? 1000। ए प्लस सी को कितने वोट मिले होंगे? 1000 मिले होंगे। अब बोला गया है कि ए के वोटों की संख्या 500 से बढ़ जाती है तो ए को अकेले बी को मिले वोटों से दुगना वोट मिल जाता। यानी कि अगर मैं ए को ऐसे कितने वोट दे दूं जिससे कि उससे दुगने मिल जाए, यानी कि 1400 वोट मिल जाए 500 बढ़ाने पर, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं ए को 900 वोट मिले होंगे? खत्म बात। 500 बढ़ाने पर 1400 हो जाएगा और इसको कितना मिलेगा? 100। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ए को कितने वोट मिले? 900। क्या कोई पेन चलाने की जरूरत थी क्या? दिमाग चलाना था, पेन कम चलाए थोड़ा। समझ समझ के खेल है सारा। अब जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा ना उसको नहीं आएगा डियर, ये रियलिटी है। और जो पढ़ेगा और जो करेगा उसको हो जाएगा। मैंने समझा दिया है। चलिए अगला प्रश्न। ये है ना सबसे लाजवाब प्रश्न है, सबसे लाजवाब। इसके लिए आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं।
आपको मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज अब इस क्वेश्चन को ढंग से लिखिए और नोट डाउन करिए मेरे साथ में। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है पता है क्या? सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज नोट डाउन कर लें, ये थ्योरम है, ये ऐसे ही नहीं है। इसी प्रकार क्या मैं यहां लिख सकता हूं कॉस 70 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर 70 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज नोट डाउन कर लें। अगर साइन साइन आ जाए तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस आ जाए तो कॉस साइन होता है। चलिए सर, तो ये चीज तो हमें क्लियर हुई दोस्तों। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है। अगर मैं ये पुट कर दूं तो आपको कोई परेशानी? इसकी जगह अगर मैं ये रख दूं तो मैं इसकी जगह ये पुट कर रहा हूं, आराम से सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। जो भी थ्योरम है वो लगानी है। ठीक है डियर। प्लस इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं कॉस स्क्वायर 70 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लगता नहीं यहां तक किसी को कोई तकलीफ भी होने वाली है। इसी प्रकार हाँ, यहां पर हमारे पास कितना है? साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 20। किसी को गलती हो तो मेरे को बता देना। 51/50। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? मुझे लगता नहीं यहां तक कोई दिक्कत होने वाली है। अब मुझे फायदा हो गया सर, एक फायदा हो गया। साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 कितना होता है? 1। कॉस स्क्वायर 70 और कॉस स्क्वायर 20 कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 51/50। सर मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 2 को लिख देता हूं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 51/50, तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो सर। आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 को घटा सकते हो। तो मैंने क्या किया, सॉल्व करने की कोशिश करी। 2 माइनस 51/50 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 100 में से 51 गए तो कितना आएगा? 49/50 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं 2 को नीचे लेकर आ गया तो 49/100 का अंडर रूट, यही मेरा साइन थीटा होगा। आप ये सोच रहे होंगे सर आपने क्यों ना यहां पर माइनस एक दो कॉमन ले लेते और कॉस में बदल देते। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा ये चीज, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें साइन थीटा निकालना है। तो मुझे साइन थीटा में चेंज नहीं करना था। मतलब साइन थीटा को चेंज क्यों करूं मैं, जब मुझे निकालना ही साइन थीटा है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई 7/10। तो आंसर कितना आ गया? 0.7। मैं इस क्वेश्चन को रेट करता हूं 5/4.5। और ये बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है कोई शॉर्ट मेथड बताएं। डियर अगर आप, शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है इसका, यही मेथड है। सीखना है तो सीखिएगा, है ना? नहीं सीखना है तो तुम तो फिर इसी चीज में रहते हो। कोई क्वेश्चन आपको अच्छा करवा दो तो उसका शॉर्ट चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको आसान करवा दो और उसका भी शॉर्ट चाहिए मेथड, कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करवा दो तो इसका बेसिक क्या है। तो हर चीज में कहीं ना कोई दिक्कत तुमको होती है। तो सीखने का स्कोप ही खत्म कर देते हो तुम लोग। आप सीखिए बस, बस फॉर्मूला पता होगा तो फोर डालोगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट। हाँ,
बहुत अच्छे मेरे दोस्त। ए एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त में उत्कीर्ण है, ठीक है। तो एक वृत्त के अंदर है, तो आप मुझे बताइए, अगर एक वृत्त के अंदर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ABCD मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? जिसके सभी कोने परिधि पर स्पर्श करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई एक वृत्त के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर आपका BD अगर आपका केंद्र से गुजर रहा है तो आपका ये डायमीटर होगा, जबकि कुछ दे नहीं रखा तो मुझे मानना ही पड़ेगा यार, क्योंकि उत्कीर्ण है, विकर्ण का पोर्शन है। तो अगर ये डायमीटर है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण क्या होता है? ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो ए की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, और कोई जजमेंटल आप नहीं बन सकते कि यार और कुछ क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड वाले फॉर्मूले में कॉस क्यों? अब जैसा फॉर्मूला है वैसा ही मुझे याद है डियर। अब तुम ये पूछो कि भाई सर साइन ही क्यों आया, रमेश क्यों नहीं रख दिया थीटा, रमेश थीटा, तो उसमें मैं क्या करूं भाई बताओ। बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट। क्या बोला जा रहा है, जब एक धनात्मक पूर्णांक y को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। 2y को अगर 6 से डिवाइड किया जाए, कुछ मत करो, मैंने तरीका बताया था कि शेषफल को 2 से गुणा कर दो बस, और फिर 6 से डिवाइड कर दो। तो 10 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हो गया काम। अब इसमें कौन सा समय लग रहा है भाई, कुल मिलाकर ये काम करना है। नेक्स्ट। चलिए 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 मीटर भुजा और 5 मीटर ऊंचाई वाले एक वर्ग कक्ष के, है ना, मतलब एक आपका एक स्क्वायरिकल रूम है बोला गया है, जिसकी भुजा भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है ना, और 2 मीटर और क्या कहते हैं 1 मीटर आकार के 2 दरवाजे हैं, और 1 मीटर और 1 मीटर आकार की 4 खिड़कियां हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो आपके दो तो दरवाजे हो गए, दो आपके डोर्स हो गए, जिनका एरिया कितना हो जाएगा 2 बाई 1 के हैं, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर, तो दोनों का कितना हो जाएगा 4, और 4 खिड़कियां हो गई आपकी, 4 आपकी कितनी हो गई विंडो। तो इनकी डायमेंशन कितनी है? 1 बाई 1, 1 बाई 1 यानी कि एक का तो एक है, और 4 खिड़कियों का कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। सर ये सब क्यों निकाल रहे हो आप? अरे भाई रंग करवाना है ना, कि पेपर की जो सॉरी पेपर लगवा रहे हो आप उस पर, तो 1.5 मीटर और इसकी लागत है 45 रुपए प्रति मीटर है, तो दीवारों की पेपरिंग की लागत बताइए। अब जो पेपर होती है, पेपर जब लगवाएंगे आप तो किस पर लगवाते हैं आप मुझे बताएं। हमेशा ध्यान रखना, आपको एरिया जो लेना होता है यहां पर 4 वॉल एरिया लेना होता है, और 4 वॉल एरिया 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। लिख लो कॉपी में। तो सर यहां पर हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई तो सेम ही आप बोल रहे हो ना, वर्गाकार है बेस, ऊंचाई पता है, तो यहां से हम कहेंगे 2 गुणा 5, लंबाई और चौड़ाई 10 और 10 20, तो यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास 200 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। अब मेरे दोस्तों अगर मैं उस पर पेपर चिपकवा रहा हूं, छत नहीं लेते हैं ना, ध्यान रखना, बुद्धि से काम लीजिए। अगर मैं उस पे पेपर को चिपकवा रहा हूं तो क्या मुझे ये बताइएगा कि मैं इन 2 दरवाजों पर पेपर चिपकवाऊंगा क्या? नहीं। मैं क्या 4 विंडो पर पेपर चिपकवाऊंगा क्या? नहीं, नहीं चिपकवाऊंगा।
तो अगर मैं इन पर पेपर ही नहीं चिपकवाऊंगा मेरे दोस्तों, तो इनके एरिया को मुझे घटा देना चाहिए। 8 को अगर घटा दोगे, यानी कि जो काम का क्षेत्रफल है, जिसका आप पैसा दोगे उस पेपर लगाने वाले को, वो 192 मीटर स्क्वायर होगा। तो लागत कितनी आ रही है डियर स्टूडेंट? पेपर की चौड़ाई भी है कुछ ना कुछ। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि 45 रुपए प्रति मीटर है, तो पेपर इंक की आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूं 192 मीटर में से अगर आप 101.5 का भाग दे देते हैं, तो उसी हिसाब से आपको 45 रुपए का गुणा करना है मीटर के हिसाब से, क्योंकि आपको एक यूनिट का डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मीटर स्क्वायर में है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, कॉस्ट जो आ जाएगी वह कितनी आ रही है सॉल्व करने पर? इसको मैं जीरो काट दिया 10 बार, 15 या 45, 192 इंटू 30, कितना निकल कर आ रहा है? 5760। इसको कहते हैं लाजवाब प्रश्न। आई विल रेट 5 आउट ऑफ 5। क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, सीखने वाला क्वेश्चन है। और कितनी प्यारी चीज अच्छी लगी मेरे को यहां पर, कि मैं लास्ट में ये डिवाइड कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जो मुझे डायमेंशन दे रखी है, जो मुझे पैसा दे रखा है ना, वो प्रति मीटर दे रखा है। तो पर मीटर का अगर पैसा है, तो सिंपल सी मेरी मेरे सामने स्पष्ट स्थिति है कि मुझे 192 से गुणा नहीं करना है, ठीक है, डिवाइड करके गुणा करना है। अब बच्चा कह रहा है सर 20 कैसे आया? अरे यार, लंबाई और चौड़ाई बराबर ही तो होंगी। तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो जाते हो क्या यार, ये बताओ मेरे को। या बोला गया है ना कि एक वर्गाकार कक्ष है जिसकी 10 मीटर भुजा है, तो 10 मीटर भुजा है। तो आप कभी भी वर्ग और स्क्वायर को अलग क्यों मानते हो यार? वर्ग और स्क्वायर में कोई अंतर थोड़ी ना है, इतना सा फर्क है बस कि ये लेंथ और विड्थ होती है, वहां पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, बस इतना ही तो फर्क है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है चार दीवारी का। अब ये थोड़ी है कि वर्ग के लिए अलग से याद रखोगे, यही याद रखो, इनको बराबर रख दो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सर 1.5 से डिवाइड क्यों किया? अरे यही समझाया था अभी मैंने, जब मैंने अभी क्वेश्चन के आंसर निकालने के बाद इस क्वेश्चन की तारीफ की थी ना, उस टाइम मैंने यही समझाया था कि 1.5 से डिवाइड क्यों किया। वो आप दोबारा सुन लेना, आपका नेट अटक गया होगा। चलिए नेक्स्ट। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके आपको रूट्स निकालने हैं। सो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही प्रारूप बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? इसका सही प्रारूप बनाएंगे, इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे। सही फॉर्म क्या होती है? सर एक्स स्क्वायर को अगर आप बेस बना लेते हो, तो सर हमारे पास सिंपल सी बात ये आ रही है, 1 माइनस एक्स माइनस 6x² बराबर 0। तो मैं ये कहता हूं 6x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यह मेरी सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप मुझे बताइए, 6 के ऐसे टुकड़े किए जाए जिनका अंतर आपका 1 हो, 2 और 3। यहां अगर प्लस डोमिनेट कर रहा है, तो यहां माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। 6 का डिवाइड तो करना ही होता है, जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड जरूर करते हैं। तो ये आपके मूल आ गए, एक तो आ गया प्लस का 1/3 और एक आ गया माइनस का 1/2। तो जो भी ऑप्शन है वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे होते हैं क्वेश्चन, तसल्ली से करो, गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके। और एक सही तरीके से आप करो बस। एक बच्चा कह रहा है 6x कैसे आया, ये सब कैसे आया? प्लीज डियर स्टूडेंट, आप सॉल्व तो करो। आप जब बेसिक चीज नहीं करोगे सॉल्व, तो आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए एलसीएम लिया है बस। नेक्स्ट। पल्लवी कह रही सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज पढ़ाई जाती है, क्वाड्रेटिक पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया है। आप रिवाइज करो, अगर वीक है तो इंतजार किस चीज का करते हो तुम लोग?
कैसे करेंगे? 2, 3, 5, 5, 9, 15, 33, 45 के माध्यिक और बहुलक के बीच का अंतर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n बराबर 8 है तो माध्यिका क्या हो जाएगी? चौथा पद 1, 2, 3, 4 और पांचवा पद बटे 2, यानी कि 14 बटे 2 7। और बहुलक क्या हो जाएगा? मॉड। अगर हम बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक होगा जो अधिकतम बार रिपीट हो रहा है 5। तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस आ जाएगा 2। नेक्स्ट, यूपीएसआई के लिए कल लाऊंगा या परसों लाऊंगा, है ना, पेपर सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे। कैसे करेंगे? अमित ने 1600 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। पहली को 15% के लॉस पर, दूसरी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से 200 रुपए कम है। क्लासिक क्वेश्चन है। अब मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि भाई इसमें इस तरह का कोई कंसर्न नहीं है। अब 1600 रुपए में दोनों वस्तुएं खरीदी हैं उस भाई ने और दोनों के विक्रय क्रय मूल्य का अंतर भी दे दिया। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि भाई टेंशन नहीं लेना है अपन को? मैं आपसे कहता हूं पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का योग दे रखा है और दोनों के क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। तो क्या आप ये निकाल सकते हो क्या? पहली वस्तु कितने की हो गई? 900 रुपए की हो गई और दूसरी वस्तु कितने रुपए की हो गई? 700 रुपए की हो गई। सर अब ये पता लग ही चुका है तो इस पर 15% की हानि यानी कि 135 रुपए का लॉस हो गया। कितने का पड़ा? 765। ठीक है। और अगर बात करता हूं दूसरे पर 10% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि ये कितने का होगा? प्लस का 10% यानी कि 77। 110 बटे 100। तो इनके विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है 777। 770। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मध्य अंतर यही पूछा गया है ना? ओ सॉरी 70 होगा ना, तो 770 हो गया। ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर उल्टा कर दिया क्या मैंने? फर्स्ट वाले का सीपी 700 है और सेकंड वाले का, अच्छा पहले में आपको हानि हो रही है ना? तो हानि हो रही है तो 900 में खरीदा है और आपने बेच दिया और बोला गया है दोनों वस्तुओं के उसने पहली वाले को 15% की हानि पर और दूसरी वाली को 10% के लाभ पर बेचा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ता है खासा? फर्स्ट का सीपी 700 है, ऐसा कुछ लिखा है क्या कहीं? फर्स्ट का सीपी 700 होगा, ऐसा किसने कहा? भाई 900 पे भी तो हानि हो सकती है। 900 पे हानि नहीं होगी क्या, ये बता दो। एक बार और देख लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो आपको कंसर्न आ रहा है उस कंसर्न के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। और बहुत सारे तरीके भी हैं अपने पास। चलिए, अमित ने क्या किया? अमित ने 1600 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। देख लेते हैं, दूसरा तरीका लगा देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को ढंग से रीड करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई होगी इसी वजह से ऐसा हुआ है। और अगर नहीं भी हुई है तो वैसे भी कर लेते हैं। चलो, तो ऐसी बात है कि भाई
पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से, अच्छा 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 अच्छा, 200 कम है, पहली वस्तु कम है, बिल्कुल लास्ट लाइन से पता लग रहा है, उल्टा किया है मैंने, और मैंने ये लिख दिया कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो हमारे पास सम आ रहा है वो 1600 आ रहा है। और अगर हम बात करें पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, तो यहां हम दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा मानेंगे और पहली वस्तु का कम मानेंगे, और जो अंतर आ रहा है वो 200 आ रहा है। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो मेरे दोस्तों, तो दूसरी वस्तु का आपका कितना निकल कर आएगा, 900 रुपए, और पहली वस्तु का कितना निकल कर आएगा, 700 रुपए। अब सही है, अब ठीक है। तो पहली वस्तु के साथ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 15% का, तो 15 सत्ते 105 के अगर लॉस हो जाएगा तो आप कितने में बेचोगे, 695 में, 595 में। और अगर इस पे आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कितने में बेच रहे हो, 990 में। तो बस अंतर निकाल दीजिए, 5 वाला अंतर होगा 395। अच्छा क्वेश्चन था, वो लास्ट वाली लाइन से ही पता लग रहा है। चलिए नेक्स्ट करिए। कैसे करेंगे डियर, दो संपूरक कोणों का माप आपको दे रखा है, तो जब दो कोण आपस में संपूरक हो तो क्या होगा, 4x+20 बराबर आपका 180 डिग्री होगा। तो आपको x का मान ही तो निकालना है, 4x बराबर 160, x बराबर 40। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करिए। हाँ, कल एलिगेशन होगा 3 बजे। सुन लीजिए मेरे दोस्तों, कल 3 PM दोपहर में 3 बजे मैं आपको कराने वाला हूं एलिगेशन का पूरा कंसेप्ट। जिसको पढ़ना है वो आ जाना, जिसको नहीं पढ़ना है, वैसे भी जिंदगी कट रही है, आगे भी कट जाएगी। ठीक है, 3 बजे अनअकैडमी पर ही होगा, है ना। यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं, तब आपने पढ़ा नहीं होगा, है ना। अब तुम्हें मन करे कि यार यहाँ पढ़ाओ वहां पढ़ाओ, इतने नखरे हो रहे हैं, बताओ यार। है भाई, नखरे किस बात के हैं भाई, एक मिनट पूछ लेता हूँ एक मिनट से, कौन है इसका नाम, आकाश पुंदीर। आकाश, चलिए, दो पाइप एक टैंक को 12 घंटे में, एक पहला पाइप है एक टैंक को 12 घंटे में, और दूसरा पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भरता है। मैंने टोटल कह दिया आपसे कि भैया, और टैंक में रिसाव की वजह से टैंक भरने में 2 और घंटे अधिक लगे, पाइपों को खोल दिया जाता है तो, यानी कि 2 और घंटे अधिक लग रहे हैं। मतलब बोला जा रहा है पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, और टैंक के रिसाव की वजह से टैंक भरने में 2 घंटे और लगे। अगर टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव इस टैंक को पूरी तरह से खाली कर देगा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है ये, और उसी हिसाब से हमें ये करना होगा। कृपया करके ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बढ़िया सा कंटेंट देने वाला हूं इसके ऊपर, और सारी की सारी चीजें आपके लिए रखने वाला हूं। कि यहां पर आपके सामने ये बताएं, यहां पर आपके सामने ये बताएं कि दो पाइप है, हाँ, दो पाइप 12 और 24 घंटे में भरते हैं। पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, और टैंक में रिसाव की वजह से टैंक भरने में 2 और घंटे अधिक लगते हैं। तो आप ये बताइए, अगर भरने वाले दो पाइप हैं आपके लिए, दो भरने वाले पाइप मैंने इस तरह से बता दिए, तो आप एलसीएम क्या मानेंगे, टैंक की क्षमता क्या मानेंगे, आप मुझे ये बताएं। अब जब आप टैंक की क्षमता मानेंगे तो 120 मानेंगे। अब आप उस टैंक को 120 क्षमता के साथ अगर भर रहे हैं, या 24 मान लो, 120 क्यों मान रहे हो भाई, 24 मान लो,
तो मैं यहां कह सकता हूं, यहां हो गया आपके सामने प्लस का 2 और यहां हो गया आपके सामने प्लस का 1। इज्जत से 24 यूनिट टैंक को 3 की एफिशिएंसी के साथ 8 घंटे लगते हैं। लगते नहीं लगते हैं? अब क्या बोला जा रहा है, टैंक में रिसाव की वजह से टैंक भरने में 2 घंटे और अधिक लगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि 8 घंटे की बजाय हमें तो 10 घंटे लगे गुरुजी? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? 2.4 यूनिट पर आवर। और वैसे कितनी थी? 3। तो अंतर जो 0.6 का है वो किसकी है? सर वही तो रिसाव की है। जो ये 0.6 का डिफरेंस आ रहा है यही तो रिसाव है, जो खाली करने वाला छेद है। तो बस 24 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगाएगा? 40 घंटे। मजा आया क्वेश्चन में? अच्छा लगा ना? लाजवाब प्रश्न है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 0.6 कैसे आया? डियर पहले पहले कितना था? 3 था ना, लेकिन अब कितना आ रहा है? 2.4। तो अंतर कितना? किस वजह से? 0.6 वो छेद की वजह से था, जो रिसाव हो रहा था ना उससे। नेक्स्ट। नहीं अभी नहीं होगा एनटीपीसी का एनालिसिस, है ना? अभी मैंने क्वेश्चन नहीं निकाले, आज टाइम नहीं मिला। कैसे करोगे? दो संख्याओं का मल्टीपल आपको दे रखा है। दो संख्याएं कौन कौन सी है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उनका जो गुणज है वो कितना है? 4160। एचसीएफ दे रखा है 37। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर एचसीएफ आपको 37 पता है तो हम कह सकते हैं ना कि 37 और एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं सर कि अगर आपका एचसीएफ ये है तो इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बनती नहीं है वैसे। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको तरीका बताता हूं एक, कि भाई साहब अगर एक संख्या आपका एचसीएफ है 37, तो उसका रेशो ए है, तो वह संख्या ये बन जाएगी। दूसरी संख्या क्या आपकी ये बन जाएगी क्या? ये बताओ। पहली संख्या ये और दूसरी संख्या आपकी ये बन जाएगी क्या? आप मुझे बताओ। यस? कोई डाउट है क्या? नहीं, मत मत करो डाउट, क्योंकि जरूरत ही नहीं डाउट करने की, तरीका यही है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 4160 के। कोई दिक्कत नहीं। कट रहा है क्या 37 से? 37 से काट सकते हो। तो जब आपने 37 से इसको काटा, या 37 इंटू 37 में जानता हूं कितना होता है? 1369 AB। क्या बात है सर। तो 4160 आ रहा है, तो AB की वैल्यू 3 आ गई सर। मजा आ गया। तो अब आप मुझे बताएं, AB की वैल्यू 3 आ गई, तो आपकी A की पेयर बन सकता है कौन कौन सा? 1 और 3 केवल। तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 37 और बड़ी वाली हो जाएगी 111। अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट। करिए। देखिए, हाँ, एक ट्रेन एक कार से 25% की तेजी से दूरी तय करती है। 25% की तेजी से, यानी कि कार से एक ट्रेन
25%, यानी कि ये अगर 4x से तय कर रही है तो ये किससे तय करेगी? 5x से। अब दोनों समान समय पर स्थान A से शुरू होती हैं और समान समय पर B से 200 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचती हैं। ठीक है, रास्ते में ट्रेन स्टेशनों पर 40 मिनट के लिए रुकती है। अब मुझे समझ में आ गया, ट्रेन रुकती है तो उससे जो डिफरेंस आया वो 40 मिनट आया, यानी कि दूरी आपकी 200 किलोमीटर है और दोनों की चालों का गुणनफल 4x इंटू 5x, दोनों की चालों का अंतर x और टाइम डिफरेंस 40/60। हो गया काम। कितना प्यारा फॉर्मूला है ना ये, मतलब आपका दिल खुश हो जाता होगा इस फॉर्मूले को लगाकर। तो आप कुछ भी निकाल लो, x से x काट दिया और ये हो गया 2/3, और 4 दूनी 8 से मैंने काटा इसको 25 बार, यानी कि 5x बराबर आ गया 75, और 5x बराबर अगर 75 आ गया तो x बराबर आ गया 15। तो मैं x ही क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि आपसे इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है, जो कि x ही तो है, डिफरेंस। ये तरीका है भाई, कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन को भापना होता है बस। नेक्स्ट। अभी आसान लगने लगेंगे, जो पढ़ रहे हो उतने दिन से तो आसान तो लगेगा ही। उड़ाइए। ए और बी, एक्स और वाई की आय का अनुपात है 5:6। उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 6:5। अब आय है, यानी कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है। आपसे मैं कहता हूं ये 7,000 रुपए बचाता है और ये 15,000 रुपए बचाता है। सॉल्व करने पर क्या आ जाता है? 5 25, 6 36, 36 में से 25 गए तो 11 बराबर 7 पंजे 35 और 15 छिकी 90, तो 90 में से 35 जाएंगे तो 55,000। 1 बराबर 5,000। 1 बराबर कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो x की आय पूछी गई है, तो x की आय कितनी है? 25,000। 5 नेक्स्ट। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 11, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर 11। ए बराबर हो गया √11 भुजा। उसी परिधि द्वारा निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल है। तो मैं कहता हूं कि उसी परिधि यानी कि 4 इंटू √11 बराबर आपका 2πr हो जाएगा। यही तो करना है मेरे को। 4 इंटू √11 बराबर कितना हो जाएगा? 2πr। चल 4 इंटू √11 क्यों हो गया? अरे परिधि है ना, उसी परिधि के हिसाब से आपको हल करना है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 से 2 काट दो इज्जत से, तो सर 2√π 11/π बराबर आ गया r। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाए आर स्क्वायर। तो पाए तो है ही, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2, √11 को 11 लिख दिया और पाए को आपने कितना लिख दिया? पाए स्क्वायर। पाई से पाई हो गया, गलत हो गया क्या? चेक कर लो एक बार। सॉल्व कर लेंगे बाकी तो फिर अपन। 2 इंटू 2 इंटू 11, 22/7। 11 दूनी 22, 2 से 2 14 आ रहा है भाई मेरा, सही तो है। भाई गलत क्यों बोल रहे हो योगेंद्र सोलंकी? फोर्टीन आएगा आंसर तो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट।
चलिए 6,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज पर 40% की दर से निवेश किए जाते हैं और चक्रवर्ती ब्याज पर तीसरे वर्ष के ब्याज की गणना करो। तो भाई साहब 40% अगर आपकी रेट है तो ये होता है 2/5। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो 6,000 आपको दे रखा है, बोला है ना तीसरे वर्ष के ब्याज की गणना करें, है ना, द थर्ड ईयर ऑफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल का निकालना है ना, 3 साल का निकालना है, केवल तीसरे ईयर का निकालना है? केवल तीसरे ईयर का निकालना है, केवल तीसरे ईयर का। तो 6,000 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आ रहा है पहले साल के लिए? तो सर 12×5 = 60, 24, 12 दूनी 2400। तो ये पहले साल के लिए 2400 हो गया, दूसरे साल के लिए भी 2400 ही हो जाएगा, तीसरे साल के लिए भी 2400 हो जाएगा। अब इस 2400 का फिर से आप 2/5 करें, प्लीज करें। तो कितना आ गया? 5 से हमने काटा इसको 2 बार, 480। तो ये हो गया सर 480, यही हो रहा है ना? 960 होगा, है ना, 960 होगा। डबल भी तो करना है, इसका भी 960, इसका भी 960। अब इस 960 का फिर 2/5 करिए, क्योंकि ये तो 960 का 2/5 भी लगेगा, लगेगा ना, हर ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये कितना हो गया? 96 × 4, कितना आ रहा है? 384। सबको ऐड कर लो, लेकिन मुझे ऐड नहीं करना, मुझे यूनिट डिजिट देखना है, क्योंकि यहां इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूं ना दोस्तों, तो मेरा जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 4 निकल कर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट। देखिए कितने प्यारा क्वेश्चन है। x का मान क्या हो सकता है, ये आपको यहां पर बताना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं डियर स्टूडेंट, 6x प्लस 6×2 = 12 माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 2x माइनस का 2 इज लेस देन 5x/2 माइनस 3x/4। सर पूरे को कैसे सॉल्व करें और इसको क्वेश्चन को कैसे हम निकालें, आप हमें ये बताइए। ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं पेपर में, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है सॉल्व ही नहीं हो पाते। मैंने कहा भाई तसल्ली से सॉल्व करो। पहले आप कोई भी एक एक्सप्रेशन उठा लो, आप क्या चाहते हो? मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं पहले, तो पहले आप इन दोनों को बराबर करो। अब जब आप बराबर करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 4x + 12 इज ग्रेटर देन 2x माइनस का 2। तो ये हो गया सर 2x इज ग्रेटर देन माइनस का 14, x इज ग्रेटर देन माइनस का 7। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। कोई इश्यू आपको? नहीं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो कि क्या है? 2x माइनस 2। अब इन दोनों को बराबर करो, अब करो तो सही, सीखोगे तभी ना, मजा तभी ना आएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको 10x/4 माइनस 3x/4। तो 2x माइनस का 2 इज लेस देन 7x/4। सॉल्व करने पर कितना आया मेरे दोस्तों? 8x/4, x इज लेस देन 8। ये हो गया 2। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन यहां मौजूद है जो 7 से तो बड़ा हो, -7 से तो बड़ा हो और 8 से छोटा हो? तो 8 से छोटा हो और -7 से बड़ा हो, केवल और केवल विकल्प नंबर सी। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। और ये मैं कहता हूं ना कि आप करोगे तभी ना कर पाओगे पेपर में। सीखा तो अभी जाता है ना, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट।
अब मेरे विद्यार्थियों का आंसर भी आ गया। देखो, एक स्पर्श रेखा ए बी और ए सी के एक युग्म बिंदु ए से खींचा जाता है। तो हमने कहा भाई, एक ऐसा अपने पास सर्किल है और बाहर से आपने दो स्पर्श रेखाएं डाल दी। अब दो स्पर्श रेखाएं डाल दी, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर मैंने बोल दिया ए बिंदु से डाली जा रही है, एक बी पॉइंट पर और एक सी पॉइंट पर। ये आपका एक परपेंडिकुलर है, ये भी आपका एक परपेंडिकुलर है। 6 सेंटीमीटर की रेडियस है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर की रेडियस है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ 10 है तो ये हो गया 6 8 10। अब आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी कि 24। ये 24 और ये 24, 24 और 24 48। तो कितना आ रहा है, 24 और 24 48। नेक्स्ट, 8820 से गुणा करने पर सबसे न्यूनतम पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग होता है। मतलब इसमें से किससे गुणा करूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको पता है ना कि सर देखो, इसमें 441 हो गया एक तो, और उसके बाद हो गया 20। अब आप 20 में देखो किससे गुणा करोगे, तो मैं 5 से गुणा करूंगा ना तो भी पूर्ण वर्ग बनेगा। बस हो गया काम, कुछ ही नहीं है। 441 तो अपने आप में है ही, इसलिए। अगला प्रश्न, x बराबर दे रखा है तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट, तो √3 माइनस √2। अब x प्लस 1/x निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√3। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो 12 में से अगर 2 गए तो 10, खत्म। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है 441 कहां से आया। अरे भाई कहीं से नहीं आया, इसके टुकड़े किए हैं ना हमने। सॉल्व तो करा करो यार। पचहत्तर किलोग्राम सेब बेचकर एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं आपसे कि 75 किलोग्राम सेब बेचकर 15 किलोग्राम विक्रय मूल्य का लाभ है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट माए बराबर कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 15 किलोग्राम सेब का सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है और 75 किलोग्राम की बिक्री पर ये सब प्रॉफिट मैं कमा पाता हूं। तो यहां हम कह सकते हैं 75 का सीपी बराबर 60 का एसपी, और सीपी और एसपी का जो रेशो आ गया वो आ गया 15 चौके 60 और 15 5 75। तो लाभ कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 100, 25%। अगला प्रश्न, एक बच्चा कह रहा है 15 सीपी। 15 सीपी भी नहीं लिखा यार, वो 15 एसपी लिखा है। और ये क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता यार, है ना। एक कह रहा है 155 कैसे आया, नीतीश। नीतीश अब क्या करूं तुम्हारा, बताओ मैं। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम ये समझते हो कि बस चल रहा है तो चलने दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये 15 एसपी है, सेलिंग प्राइस है, इससे तो फिर ये 755 लग रहा होगा तुम्हें, नहीं। तो अब ऐसे कैसे करें, अब कुछ भी देखने पर देख रहे हो तो मतलब तो नहीं है ना कुछ। चलो देखिए, 3800 है, उसका 25/9 करते हैं, का 15% हम जानते हैं कितना होगा, 15% होगा 3/20 इंटू 18/100।
अब सॉल्व करता हूं तो देखो मेरे दोस्तों, 9 दूनी 18 को 18 ले गया, 25 को 4 से 4 खा गया, और ये सब क्यों किया फिर भी देखते हैं। चलो जीरो को जीरो उड़ा देते हैं, तो 380/4, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? हाँ नहीं की। तो 380/4 हम करेंगे तो 190, 190/2 हम करेंगे, या 570/2, तो कितना आ रहा है? 285। अगला क्वेश्चन, अरे क्यों चेंज करना 18% को जब वो कट ही गया? तो निम्नलिखित में से कौन एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 LR। तो बस इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है? अब आप 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 48 आपका आंसर आ गया। एल चाप की लंबाई, आर त्रिज्या, सॉल्व कर लो। ये आपके सामने एक डीआई है जहां पर बोला गया है कि क्विंटल में आपकी क्रॉप इन क्विंटल है और प्रोडक्शन ब्लू कलर में है, और सेल्स आपकी आपके और मतलब इस कलर में है, मैरून, है ना? ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या आंसर आएगा बताइए। सभी किसानों द्वारा कुल बिक्री और कुल उत्पादन के बीच का अनुपात, तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी और कुल उत्पादन तो ये हो जाएगा। तो कुल उत्पादन को मैं अगर जोड़ता हूं तो 6 और 2 8 और 5 13 और 3 13 और 2 15 का 5 कैरी आया, 1 8 8 और 5 13 और 6 19 और 5 24, तो 245 तो ये हो गया, और उसके साथ साथ 410, 4 4 4 4 और 6 और 2 8, सही है? चार, एक एक और 5 6, 1 और 5 6 और 8, ठीक है, तो ये 198 आ रहा है। अब सॉल्व करने पर कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है? सी आ रहा है? देखो किससे जाएगा, किससे जा रहा है? ये 4 और लगभग अपने सामने ये अपने पास निकल कर आएगा। 5 से तो जा नहीं रहा है, 7 से जाके देखते हैं। तो 7 दूनी 14, और नहीं 7 से भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा अपन को। ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा? मैं लगभग इसको 200 मान लूं क्या? अप्रोक्सीमेटली अगर निकालता हूं तो मैं लगभग इसको 200 मान लेता हूं, और मैं लगभग इसको 250 मान लेता हूं, तो ये मेरा 4:5 के अनुपात में आएगा। नेक्स्ट वन, ऐसी मार रहे हो 11 से। किस किसान के उत्पादन के संबंध में बिक्री का अनुपात उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया? उत्पादन के संबंध में, यानी कि प्रोडक्शन आपका नीचे होना चाहिए, तो 410/520, 50/66, 45/55, 62/72। तो अब देखेंगे सबसे मैक्सिमम किस में आ रहा है सर परसेंटेज। सो बेसिकली 10 10 10 10, तो मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर निकल कर आया 11 का डिफरेंस, यहाँ पर निकल कर आया 10 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस, और यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस। तो एलसीएम लगभग कितना आ जाएगा? लगभग अगर मैं एलसीएम मानूं तो वह हमारा 10 ही होगा, मतलब 11 भी है तो 10 ही मानो आप। तो एक तरीका देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। एक्चुअल में 41 हो गया, और एक्चुअल में 50 हो गया, फिर तो
और 45 हो गया और 62 हो गया। मेरी बात को सुनना, अरे भाई अगर ये मान लीजिए 11 भी होता तो 110 भी मानता तो मैं 410 ही कह पाता इसको, राइट। तो यहां पर क्या 16 का डिफरेंस है भाई? ओ ये 60 नहीं है, 16 का डिफरेंस है, माफ कीजिए मुझे थोड़ा सा 16 है वो, 16 है तो फिर गड़बड़ है, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना। अंदाज पता लग गया वैसे मेरे को, क्योंकि 16 है ना तो वैसे भी कम ही है ये, तो ये ज्यादा हो ही नहीं सकते दोनों। ये सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है ना। F4 वैसे भी सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा था, तो F4 ही आंसर होगा इसका। फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज से, ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। उस डिफरेंस मेथड से किया जा सकता है ये, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको 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 मैं 10 मान लेता हूं और इसको मैं 15 मान लेता हूं तो खासा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो जाएगी अप्रोक्सीमेट में। क्या ले लूं एलसीएम? 30 ले लूं, तो 10 का भाग दोगे तो 41 इंटू 3 123, 15 का भाग दोगे तो 100, 10 का भाग दोगे तो 135, और 10 का भाग दोगे तो कितना ज्यादा आ रहा है, ये 180 के पार जा रहा है, समझ रहे हो। तो आंसर F4 ही होगा। नेक्स्ट, ये तरीका अच्छा है। अच्छा कह रहा है सचिन, कह रहा है एग्जाम में इतना रिस्क नहीं ले सकते। सचिन ऐसे कर रहे हो जो जितना मतलब कितने एग्जाम फोड़ कर आ चुका है सचिन भाई। सीखा ऐसे ही जाता है, एग्जाम में इतना रिस्क नहीं ले सकते। सीखना तो पड़ेगा ना दोस्त, बिना सीखे कैसे काम चलेगा तुम्हारा। और रिस्क रिस्क लोगे तभी तो सीख पाओगे। किसान F2 द्वारा उत्पादन के संबंध में किसान F1 द्वारा उत्पादन कितने प्रतिशत कम हुआ? तो किसान F2 कितना है भाई उत्पादन के संबंध में, यानी कि 660, F1 द्वारा कितने प्रतिशत कम है? 520। तो कितना कम आ रहा है? 140 520 के रेस्पेक्ट में। दो से काटा मैंने, 4 से काटा मैंने 13 बार, 70 हो गया, 35 हो गया, 350/13। ठीक है, गड़बड़ है क्या? मैंने गड़बड़ कर दी क्या? अरे कम पूछा गया, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। इसमें नीचे 660 आएगा, क्योंकि उससे कम पूछा है, ज्यादा थोड़ी ना पूछा है। ज्यादा होते तो छोटा वाला लेते हैं, तो कम हुआ 140 660 के रेस्पेक्ट में। अब सॉल्व कर लेते हैं भैया। बच 33, ये आ गया 700/33। तो 700/33 कौन सा विकल्प दे रहा है? आई थिंक विकल्प नंबर बी दे रहा है। तो ये था आज का आपका सेट, काफी इंटरेस्टिंग था, कुछ चीजें सीखने को मिली हमें। जो भी विद्यार्थी एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना चाहता है तो अनअकैडमी पर हर संडे 12 बजे एसएससी कॉम्बैट होता है, वो दे सकता है। उसके साथ साथ अगर आप मेरे किसी भी पेड बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं जहां पर मैं हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, और ये मेरी इतनी गारंटी है कि ऐसा आपने लाइफ में कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपको ज्वाइन करना है। मेरा फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा, और वह फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। चाहे आप यूपी की तैयारी करें, यूपीएसआई की तैयारी करें, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करें, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, चाहे आप आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी की तैयारी करें। क्योंकि ना केवल आपको मैथ मिलेगी, उसके अलावा आपको अन्य सभी एग्जाम्स और अन्य सभी सब्जेक्ट भी मिलने वाली है। सबकी तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ, है ना, एक ही बार में। तो अच्छी तरह से मैं आपको सारी चीजें करवा रहा हूं, और 12 महीने का आपको कोर्स लेना है और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर ज्वाइन करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको एसएससी एग्जाम में जाना है। उसके बाद आपको 12 और 24 महीने गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 12 और 24 महीने का कोर्स लेना है। हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ जाना है। ठीक है माय डियर, चलिए। तो साहिल 10 एज ए कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिया करो। मेरे प्यारे दोस्तों, पीडीएफ यहां पर से डाउनलोड हो जाती है थोड़ी देर बाद, और वहां पर सॉल्यूशन के साथ ही आती है ना। तो थोड़ा सा कष्ट कर दिया करो, वरना फिर मेरे को आप बता दिया करो मैसेज करके, सर मैं अभी थोड़ा आराम कर रहा हूं, आप मेरे को ये काम करके दे दो, तो फिर मैं वो आपको करके बता दूंगा, है ना।
और भी कोई सेवा हो तो वो भी बता दिया करो। मतलब तुमसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, बताओ यार। चलिए, ओके डियर, ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो सुबह में। और सुनो मेरी बात, कल दोपहर में 3 बजे, सुबह तो क्लास होंगी, और कल दोपहर में जो 3 बजे आपके लिए मैं क्या कराने वाला हूं, एलिगेशन पढ़ाने वाला हूं।